अब बात करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है डिज़ाइन करना, दैट इज़ हमारा रूफ स्लैब। हमने अभी डिज़ाइन किया क्या कहते हैं इसको, वॉल, साइड वॉल हमने डिज़ाइन किया। अब हम डिज़ाइन करेंगे रूफ स्लैब, उसके बाद हम करेंगे डिज़ाइन बेस स्लैब। अब रूफ स्लैब को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या किया, एज्यूम द डेप्थ ऑफ स्लैब। जो ये डेप्थ है स्लैब की, ये वाली डेप्थ, इसको हमने एज्यूम करना है। और मैंने कितना एज्यूम किया, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर बोले तो 150 mm। तो डेड लोड कैलकुलेट करो, इट विल बी सिंपली इसके डायमेंशंस। 15 सेंटीमीटर मीन्स 0.15 मीटर। यूनिट वेट के लिए डिज़ाइन करते हैं स्लैब इंटू यूनिट वेट ऑफ द स्लैब, तो वो आ रहा है 3.6 किलो न्यूटन पर मीटर। 24 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, वरना जनरली हम 25 लेते हैं आरसीसी के लिए, ठीक है। उसके बाद एज्यूम लाइव लोड, क्योंकि इसके ऊपर जब टैंक की स्लैब आप डिज़ाइन करोगे उसके ऊपर हम चलेंगे भी, कभी कभी स्नो भी पड़ेगी, ठीक है। तो वो लाइव लोड जो है मैंने एज्यूम किया 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो इतना लोड आ रहा है, ठीक है। तो टोटल डेड लोड विल बी 3.6 प्लस 1.5, वो आ रहा है 5.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो स्लैब है इसके ऊपर 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग हो रही है। अब आप ऐसे समझो, सॉम का कंसेप्ट, ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर यूडीएल है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑब्वियसली बीच में होगी, तो कितनी होगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी गिवन बाई WL² अपॉन 8। W यहाँ पे 5.1, L है हमारे पास इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक। अगर हम एंड टू एंड क्लियर डिस्टेंस देखेंगे दैट इज़ 3 मीटर, और इस वॉल की थिकनेस इज 150 mm, इसकी भी 150 mm, तो 150 mm डिवाइड बाई 2 दैट इज 75 mm, और यहाँ से भी 75 mm ऐड होगा और वो निकल के आता है 3.15 मीटर। इसको सॉल्व करो तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी 3.62 किलो न्यूटन डैश मीटर। तो डेप्थ रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ी है जब हमने इसको डिज़ाइन किया, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ MU मैक्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, डिवाइडेड बाई QB। Q हमारा डिज़ाइन कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका वैल्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ CJK, एंड वो आया था शायद 1.48। ये देखो, Q का वैल्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ CJK, एंड हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। C का वैल्यू पुट करो, J का वैल्यू पुट करो, K का वैल्यू पुट करो। मीन्स क्वेश्चन में ये आपको बस एक बार करना है, ठीक है। Q का वैल्यू एक बार कैलकुलेट करना है, वही हर बार यूज़ होगा, दैट इज़ 1.48। B इज़ द यूनिट, किस विड्थ के लिए हम डिज़ाइन करेंगे, यूनिट विड्थ मीन्स 1 मीटर के लिए हम डिज़ाइन करेंगे, दैट इज़ 1000 mm। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल के आया था 6.32 किलो न्यूटन। तो इन सारे वैल्यूज़ को आप पुट करो हमारे डेप्थ रिक्वायर्ड की फॉर्मूला जो हमें अभी लिखी थी, ठीक है, दैट इज़ बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाई Q इंटू B अंडर रूट उसका, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट करो, आपको डेप्थ रिक्वायर्ड आ रही है 65 mm, मीन्स 65 mm की डेप्थ हमें चाहिए, लेकिन हमने दी कितनी थी, 150 mm। मीन्स हमारा डिज़ाइन इज़ ओके। तो हमने डायमेंशंस फिक्स किए, मीन्स हमने स्लैब की जो डेप्थ है उसको 150 mm जो हमने माना था वही सही है, ठीक है। तो डायमेंशंस हो गए, अब हम AST निकालेंगे। AST कैसे निकालते थे, इट इज़ बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाई सिग्मा ST इंटू J इंटू D। J का वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, D हमारे पास अब 150 mm है, और सिग्मा ST कैसे निकालते हैं, FY को डिवाइड करो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.8 से, तो वो ये निकल गया। और बेंडिंग मोमेंट तो पता ही है 6.23 इंटू 10⁻⁶। इसको सॉल्व करो तो AST आ रहा है 211 mm स्क्वायर। मीन्स ये हमें कितना AST है, मीन्स पर यूनिट के लिए हमें AST ज़रूरत है 211 mm स्क्वायर। अब हम निकालेंगे स्पेसिंग। स्पेसिंग कैसे होती है, जो भी हमारे पास विड्थ है, अभी हम यूनिट विड्थ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, इसी को डिवाइड करो नंबर ऑफ बार से, और नंबर ऑफ बार्स कैसे निकलेंगे, इट विल बी AST, कितना AST आपको चाहिए, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 1 बार। एरिया ऑफ 1 बार इज π/4 5 स्क्वायर। मीन्स AST को जब आप डिवाइड करोगे एरिया ऑफ 1 बार तो आपको निकलेंगे नंबर ऑफ बार्स। तो 1000 को जब आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ बार से तो आपको स्पेसिंग निकल के आएगी, ठीक है। यहाँ पे फाई का वैल्यू मैंने 10 एज्यूम किया है, आप 10 से ज़्यादा भी एज्यूम कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। मैंने 10 जैसे ही इसमें यूज़ किया तो मुझे 370 mm की स्पेसिंग निकल के आई। सो प्रोवाइड 10 mm डाया बार्स एट 370 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ऑल्सो यूज़
8 mm डाया बार्स एट 350 mm सेंटर सेंटर एज डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ठीक है, ये आप जनरली लिख भी सकते हो, या आप क्या कर सकते हो काम, 0.12% हम लेते हैं, ठीक है, एज अ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। आप वैसे करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली ये भी लिखोगे तो ये भी चलेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट हमें डिज़ाइन करना है बेस स्लैब को। लेकिन बेस स्लैब को डिज़ाइन करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आगे जाके हमें यूज़ होगा। ठीक है, पहला हम केस करेंगे व्हेन द टैंक इज़ फुल, व्हेन द टैंक वाज फुल, जब टैंक में पानी भरा पड़ा था, तब बात करेंगे। जो भी नेट प्रेशर लग रहा था वो यहाँ से लग रहा था, और अगर आपको ध्यान है तो ये वॉल जो है ये कुछ इस तरीके से बेंड हो रहा था, ये कुछ इस तरीके से बेंड हो रहा था, राइट। कहने का मतलब ये जो वॉल में बेंडिंग हो रही थी उसकी वजह से टेंशन आ रहा था इनसाइड फेस ऑफ द वॉल, मीन्स जहाँ से पानी है उसी को इनसाइड फेस कहा है, तो टेंशन कहाँ से आ रहा था, इनसाइड फेस ऑफ द वॉल से। ठीक है, और कितना टेंशन आ रहा था, वो आ रहा था कितना, बेंडिंग मोमेंट 8.4। बात सही है। ठीक है, कहने का मतलब 8.4 जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा था इस वॉल में, उस 8.4 की वजह से इस वॉल में टेंशन आया था इनसाइड फेस ऑफ द वॉल से। ठीक है, अब आप देखो ये वॉल ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट है। ध्यान से सोचो, जब ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, आपको नहीं लग रहा ये इस स्लैब को भी ऊपर उठाने की कोशिश करेगा? आपको नहीं लगता ये स्लैब भी कुछ इस तरीके से उठेगी, कुछ इस तरीके से ऊपर? ठीक है, मीन्स कहने का मतलब जब इसमें टेंशन आ रहा था 8.4 किलो न्यूटन डैश मीटर की वजह से, जो इसमें टेंशन आ रहा था वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, वही चीज़ इस बेस स्लैब में भी होगी। यहाँ पे भी 8.4 किलो न्यूटन का बेंडिंग मोमेंट आएगा, उसकी वजह से इसमें टेंशन आएगा। किस साइड से आएगा? इनसाइड फेस से। सिमिलरली एट एंड्स में भी 8.4 किलो न्यूटन डैश मीटर का बेंडिंग मोमेंट आएगा, और उस 8.4 किलो न्यूटन डैश मीटर की वजह से जो टेंशन आएगा वो कहाँ से आएगा? वो भी इनसाइड फेस। इनसाइड फेस मीन्स ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं, ये कुछ इस तरीके से, मीन्स टेंशन यहाँ से आएगा, ये ऊपर वाले फाइबर्स में, वाटर साइड से जो है इसमें टेंशन आएगा। ये जो 8.4 में लिख रहा हूँ ना यहाँ पे और यहाँ पे, इन्हीं को हम कैरी ओवर मोमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह के कैरी ओवर मोमेंट्स हैं जो कि इस वॉल की वजह से पैदा हुए। ठीक है, ये तो पहला केस हो व्हेन द टैंक वाज फुल। हम दूसरा केस देखेंगे व्हेन द टैंक इज एम्प्टी। जब टैंक एम्प्टी थी, सारा का सारा प्रेशर कहाँ से आ रहा था? यहाँ से आ रहा था, सॉइल की वजह से। और जो ये वॉल है ये कुछ इस तरीके से बेंड हो रही थी, और इसमें कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा था? इसमें आ रहा था 9.6 किलो न्यूटन डैश मीटर, और इसी 9.6 की वजह से इस वॉल में टेंशन आ रहा था, लेकिन आ कहाँ से रहा था? आउटसाइड फेस ऑफ द वॉल, या द वॉल विच इज़ अवे, द फेस विच इज़ अवे फ्रॉम द वाटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वॉल ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, राइट। जब ये ऊपर उठेगा, ये इस स्लैब को क्या करने की कोशिश, ये इसको कैसे बेंड करेगा? ध्यान से समझना, मैं इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वॉल कैसे बेंड होगा? ये कुछ इस तरीके से बेंड होगा, ये इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, राइट। ये इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, ये कुछ इस तरीके से, ऐसे। ऐसे ये कुछ इस तरीके से बेंड होगा। कहने का मतलब जो ये 9.6 यहाँ पे आ रहा था, वही कैरी ओवर यहाँ पे भी आएगा, मतलब सेंटर में भी आएगा और एंड्स पे भी आएगा। यहाँ पे 9.6 किलो न्यूटन डैश मीटर जो बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, उसकी वजह से टेंशन आएगा कहाँ?
आउटसाइड फेस ऑफ द वॉल, है ना, ये आउटसाइड फेस, ये इनर फेस है, ये आउटसाइड फेस है, तो आउटसाइड फेस पे आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी टेंशन आएगा आउटसाइड फेस पे, किसकी वजह से, इस 9 पॉइंट, मीन्स एंड्स पे भी आउटसाइड फेस पे टेंशन आ रहा है और सेंटर में भी आउटसाइड फेस टेंशन आ रहा है, किसकी वजह से, इस वॉल के बेंड होने की वजह से। तो आपको बस ध्यान ये रखना है, फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कि जब ये वॉल, व्हेन द टैंक इज़ फुल, जब ये वॉल बेंड हो रही थी तो ये 8.4 किलो न्यूटन डैश मीटर का बेंडिंग मोमेंट कैरी ओवर होता है इस स्लैब में, और उसकी वजह से ये स्लैब कुछ इस तरीके से बेंड होती है। तो इस बेंडिंग को देखते हुए आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, इस बेंडिंग मूवमेंट की वजह से टेंशन आ रहा है इनसाइड फेस ऑफ द वॉल, और यहाँ पे भी एंड्स पे भी टेंशन आ रहा है इनसाइड फेस ऑफ द वॉल। सिमिलरली व्हेन द टैंक इज़ एम्प्टी, टैंक जब एम्प्टी थी, ये वाला वॉल कुछ इस तरीके से बेंड हो रहा था, और इसकी वजह से ये स्लैब कुछ इस तरीके से बेंड होगी, और कैरी और मूवमेंट्स आएंगे इसमें कुछ इस तरीके से, ठीक है। 9.6 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। अब इस 9.6 की वजह से जो टेंशन आएगा वो आउटर फेस पे आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, आउटर फेस पे। ये दिमाग पे रखना है फिक्स करके। चलो अब डिज़ाइन ऑफ बेस स्लैब, मैंने ये डायग्राम बनाई है, क्रॉस सेक्शन बनाया है किसका, वाटर टैंक का, ठीक है। ये 150 mm हमने ऑलरेडी निकाला है, इसका भी जो डेप्थ है 150 mm है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 3.3 मीटर है। अब जो ये स्लैब है इसकी जो टोटल विड्थ मैंने ली वो 5 मीटर ली, ठीक है। ऑल्दो मुझे 3 मीटर दिया था सेंटर टू सेंटर, 3 मीटर दिया था क्लियर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, लेकिन मैंने इस स्लैब की जो विद प्रोजेक्शंस जो टोटल विड्थ है वो 5 मीटर है, ये मैंने एज्यूम किया, ठीक है। अदरवाइज हम निकाल भी सकते हैं, हम अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस को इक्वेट करके ये प्रोजेक्शंस निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और उस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ऑलरेडी ये वाटर टैंक बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो इस वजह से थोड़ा सा शॉर्टकट है कि हम इसको एज्यूम करेंगे ये 5 मीटर है और इसी हिसाब से इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें इकोनॉमिकल नहीं कंसिडरेशन में है तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी वाटर टैंक है। दूसरा ये इसका टॉप व्यू है, ये मैंने टॉप व्यू बनाया है और मैं 1 मीटर विड्थ को ही डिज़ाइन करूँगा बेस स्लैब को। बेस स्लैब को डिज़ाइन करना है, लेकिन एक चीज़ आप दिमाग में रखो पहले कि सपोज़ मेरे पास ये वॉल्स इस बेस स्लैब पे नहीं है, ना ही ये स्लैब है, ना ये टॉप स्लैब है और ना ही ये वॉल्स है इस बेस स्लैब पे। आप इमेजिन करो ये मेरी बेस स्लैब है और इसके ऊपर वाटर का एक कॉलम है, मीन्स इसके ऊपर पानी है। इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिनेशन तो हमसे हो पाती है ना। हम एज्यूम करेंगे ये चीज़ नहीं है, बस इसके ऊपर पानी है, इसके ऊपर पानी है, ये बेस स्लैब है और नीचे से सॉइल है। क्या आपको लगता है ये जो स्लैब है ये बेंड होगी? आई डोंट थिंक सो कि ये बेंड होगी, क्योंकि ऊपर से वाटर का कॉलम है, ये बेस स्लैब है और नीचे से सॉइल है। ऊपर से जितना प्रेशर सॉइल लगाएगा, वाटर लगाएगा, नीचे से उतना ही रिएक्शन सॉइल का भी आएगा। तो देयर आर नो चांसेस कि ये स्लैब जो है ये बेंड हो। अगर आप ऐसे इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, एक प्लेट ले लो, उसको पानी में डुबाओ और ऊपर से प्रेशर लगाओ, आप देखो वो बेंड नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब वाटर का प्रेशर ऊपर से प्लस ये बेस स्लैब, इसका जो प्रेशर आ रहा है दैट इज काउंटर एक्टेड बाय द जो नीचे से सॉइल प्रेशर लगा रही है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। लेकिन अब जो इस वॉल में, इस स्लैब में बेंडिंग होती है ना, वो इन वॉल्स की वेट की वजह से होती है। ये वॉल्स का वेट है और नीचे से सॉइल का प्रेशर आ रहा है। जब नीचे से सॉइल का प्रेशर आता है ना, ये जो वॉल्स है, ये जो एंड से ये ऊपर की तरफ बेंड होते हैं, ये जो स्लैब है ये भी ऊपर की तरफ बेंड होती है। मीन्स इनकी जो हम ये इनके ऊपर बना रहे, इनकी वजह से इस स्लैब में बेंडिंग आ रही है, ठीक है। अदरवाइज नहीं आती अगर ये चीज़ें नहीं होती, और अगर ये चीज़ें नहीं होती तो ये वाटर टैंक भी नहीं कहलाता, ठीक है। अब इसको समझते हैं। हमें डिज़ाइन ऑफ बेस स्लैब करना है। बेस स्लैब को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहला केस में लूँगा व्हेन द टैंक इज़ फुल, मीन्स जब पानी भरा होगा टैंक में, ठीक है। हम कंसिडर 1 मीटर रन ऑफ द टैंक, मीन्स ये 1 मीटर रन ऑफ द टैंक ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ। मैं इसी 1 मीटर पे देखूँगा कि इन 2 वॉल्स की वजह से और इस रूफ स्लैब की वजह से कितना वेट आ रहा होगा,
ठीक है। वेट ऑफ द रूफ स्लैब, वेट ऑफ द रूफ स्लैब इट विल बी सिंपली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। 150 mm इसकी हाइट है, 150 mm मीन्स 0.15 मीटर इसकी हाइट है, 3.3 मीटर इसकी लेंथ है, और यूनिट वेट कितना है 24, सो इट विल बी इक्वल टू 11.88 किलो न्यूटन पर मीटर। इस तरीके से वेट ऑफ द वॉल, इस पे वेट ऑफ द वॉल कितना होगा, इट विल बी सिंपली, एक तो ये 0.15 मीटर ये जो इसकी विड्थ है, हाइट कितनी है इस वॉल की 3 मीटर, ठीक है, विड्थ कितनी है 1 मीटर, वही चीज़ किया है 0.15 इंटू हाइट इंटू जो उसका यूनिट वेट है, और दो वॉल्स हैं, एक तो यहाँ से वॉल है, एक वॉल यहाँ से है, तो मल्टीप्लाई 2 किया है, कितना आ रहा है 21.6, तो टोटल वेट कितना आ रहा है वो 33.48 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है। समझ आ रहा है? ये सारा का सारा वेट किस पे आ रहा है, ये सारा का सारा वेट किस पे आ रहा है, इस स्लैब पे आ रहा है, ये बेस स्लैब पे आ रहा है, मीन्स इसका प्लस इसका प्लस इसका, इन तीनों का वेट किस पे आ रहा है, इस स्लैब पे आ रहा है। और इस स्लैब की क्या विड्थ है 5 मीटर, ठीक है। तो डिवाइड जो भी ये टोटल वेट है ना, इसको मैं डिवाइड करूँगा 5 से, तो मुझे पता चलेगा कि इस वॉल पे पर मीटर स्क्वायर कितना वेट आ रहा है, इस स्लैब पे पर मीटर स्क्वायर कितना लोड आ रहा है। जब मैं इसी को डिवाइड करूँगा, इस 33.48 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो वो निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप समझो कि ये इनकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से, किस पे, इस बेस स्लैब पे। अब मैंने इसको लिखा है 33.48 डिवाइड बाई 5, जो ये 7 आ रहा है, इसको मैं लिख रहा हूँ नेट अपवर्ड रिएक्शन। अब मतलब क्या है इस नेट अपवर्ड रिएक्शन का, आप ध्यान से देखो, जो भी ये वेट आ रहा है, जाहिर सी बात वो इस पे आ रहा है, लेकिन वो लेगा कौन, वो नीचे सॉइल आएगी, सॉइल लेगी, मीन्स जितना ऊपर से आ रहा है उतना ही सॉइल नीचे से भी तो देगी। मीन्स कहने का मतलब जो लोड नीचे ऊपर से आ रहा है, वही रिएक्शन उतना ही फोर्स नीचे से सॉइल भी देगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये 7 किलो न्यूटन लोड आ रहा है ना, वो इस वॉल पे कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह की तरह आएगा ऐसे। तो आपको इसी लोड के लिए आप डिज़ाइन करना है। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा उल्टा करूँ ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, तो आपको नहीं लगता ये एक ओवरहैंग बीम बन गई, ठीक है। जो ये लोडिंग है ये 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की है। आपको नहीं लगता ये ओवरहैंग बीम, अब इसी ओवरहैंग बीम को डिज़ाइन करना है। अब इस ओवरहैंग बीम की वजह से ये डिफ्लेक्ट कैसे होगा, आपने पढ़ा होगा सॉम में, ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। इस तो ठीक है, एक तो यहाँ से टेंशन आ रहा है, यहाँ से टेंशन आ रहा है, यहाँ से टेंशन आ रहा है, ठीक है। यही चीज़, इसी को अब हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है। मैंने इसको उल्टा किया है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, यहाँ पे नोट में भी मैंने लिखा है, वाटर प्रेशर ऑन द बेस स्लैब एंड वेट ऑफ द बेस स्लैब विल बी डायरेक्टली काउंटर एक्टेड बाय द ग्राउंड प्रेशर एंड विल देयरफॉर नॉट बी इंक्लूडिंग द बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। ये चीज़ मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। अब हम इसी ओवरहैंग को डिज़ाइन, मैंने इस टैंक को उल्टा किया है, ठीक है। अब हम इसी ओवरहैंग को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। बस ध्यान रखना कि टेंशन कहाँ से आएगा, शेप याद रखना दिमाग में। ये देखो, मैंने यही चीज़ इसी चीज़ को लाइन डायग्राम से यहाँ पे बनाया है, ठीक है। ये हमारा स्लैब है, ओवरहैंग 0.9, ये यहाँ से सेंटर टू एंड तक जो डिस्टेंस है वो 0.925 आ रहा है कैलकुलेट करके। यहाँ से लेकर सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो 1.575 मीटर आ रहा है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो दो वॉल्स के बीच में जो वो 3.15 मीटर आ रहा है, ठीक है। ये एक तरह का ओवरहैंग, अब एज अ ओवरहैंग हम इसको डिज़ाइन करेंगे, लेकिन इस ध्यान रखना ये मैंने उल्टी डायग्राम बनाई है समझने के लिए, ये अदरवाइज टैंक कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये 7 किलो न्यूटन पर मीटर, ये इस पे लोडिंग आ रही है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है, 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मुझे रिएक्शंस निकालनी है, वो किसके बराबर होता है, ऊपर से जो लोड आ रहा है वही उसको डिवाइड बाय कर दो 2, वो आर ए और आर बी। ऊपर से क्या आ रहा है 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहले इसको मल्टीप्लाई कर, 7 को मल्टीप्लाई करो 5, तो ये 7 इंटू 5 दैट इज 35 किलो न्यूटन पर मीटर आएगा, ठीक है। फिर क्योंकि ये अगर हम देखेंगे, मैंने पहले ही बोला हम यूनिट वेट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, यहाँ पे भी दिखाया है ये यूनिट वेट के लिए डिज़ाइन कर, तो 1 भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 7 इंटू 5 इंटू 1 दैट इज 35 किलो न्यूटन। मीन्स ऊपर से जो लोड आ रहा है वो 35 किलो न्यूटन आ रहा है, और वो कौन सपोर्ट कर रहा है, ये दो। तो हर एक कितना लेगा, इट विल बी डिवाइड बाई 2, 17.5 मीन्स आर ए विल बी इक्वल टू 17.5, आर बी विल बी इक्वल टू 17.5, ठीक है। अब हम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर, मुझे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। अगर मुझे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालनी है, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा, ठीक है। अपवर्ड फोर्सेस की वजह से पॉजिटिव ले रहा हूँ और डाउनवर्ड फोर्सेस की वजह से नेगेटिव ले रहा हूँ। बेंडिंग मोमेंट साइन कन्वेंशन पूरा सॉम का कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे खड़े हो जाओ, बेंडिंग मोमेंट विल बिल्कुल आर ए इंटू दिस डिस्टेंस दैट इज आर ए इंटू 1.575, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड फोर्स था। अब जो ये लोड है, ये लोड डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, इट विल बी माइनस जो ये W है, मीन्स 7 किलो न्यूटन को मैं फिलहाल W इन जनरल लिख रहा हूँ, W इंटू कितनी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5, W इंटू 2.5 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 2 इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस, ठीक है। W इंटू 2.5 इज द कितना लोड आ रहा है, फिर उसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्योंकि यूडीएल है, दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाई 2। उसको सॉल्व करो, W का वैल्यू इज 7, दैट इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन डैश मीटर, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आया, सेंटर पे। अब यहाँ पे लिखा है वाटर प्रेशर एंड सॉइल प्रेशर एक्शन ऑन द वॉल प्रोड्यूसेस अ मोमेंट ऑफ 8.4 किलो न्यूटन डैश मीटर ऑफ द सेम टाइप। ये पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा केस था व्हेन द टैंक वाज फुल। अब ये जो वॉल डिफ्लेक्ट हो रही थी, इसमें यहाँ पे 8.4 किलो न्यूटन का मोमेंट आ रहा था, और इस बेंडिंग की वजह से ये जो स्लैब है, नीचे वाली स्लैब रेड कलर से जो दिखाई है, ये भी बेंड हो रही है। किस तरह, इस तरीके से। कहने का मतलब ये 8.4 जो है, ये कैरी ओवर मूवमेंट्स इसमें भी आ गए, और इसी 8.4 किलो न्यूटन डैश मीटर जो बेंडिंग हो रही है, इसमें टेंशन आ रहा है इस स्लैब में, और किस तरफ आ रहा है, इनसाइड फेस ऑफ द वॉल, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है कि इट प्रोड्यूसेस अ मूवमेंट ऑफ 8.4 ऑफ द सेम टाइप। तो नेट बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे कितना होगा, एक तो ये 6 प्लस ये 8.4, तो नेट बेंडिंग मोमेंट इज 14.4 किलो न्यूटन डैश मीटर, और ये बेंडिंग मोमेंट जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है टेंशन, कहाँ, इनर साइड से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट एंड्स पे कैसे निकालेंगे। सिमिलरली यही डायग्राम देख लो, यहाँ ये कहने का मतलब यहाँ सपोर्ट्स पे एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे मुझे निकालना है बेंडिंग मोमेंट कितना है। इट विल बी सिंपली क्या होगा, 7 इंटू दिस डिस्टेंस इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस, दैट इज 7 इंटू 0.925 इंटू 0.925 डिवाइडेड बाई 2, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। वो आ रहा है 3 किलो न्यूटन, और इसकी वजह से देखूंगा, अगर मैं देखूंगा इस 3 किलो न्यूटन डैश मीटर जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है इस एंड पे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सैग हो रहा है, तो उसकी वजह से टेंशन कहाँ से आ रहा है, आउटर साइड से। अब देखो, वाटर प्रेशर एंड सॉइल प्रेशर एक्शन ऑन द वॉल प्रोड्यूस अ मोमेंट ऑफ 8.4 किलो न्यूटन ऑफ अपोजिट टाइप। अपोजिट टाइप देखो कैसे, ये हमारा केस था, इस वॉल की वजह से ये जो एंड है ये भी बेंड हो रहा है, और कितना मोमेंट आ रहा है 8.4 का, और इस 8.4 की वजह से टेंशन कहाँ से आ रहा है, इनसाइड फेस, ये ना इनसाइड फेस, ये इनसाइड फेस है, इसकी वजह से इनसाइड फेस में टेंशन आ रहा था। लेकिन उसकी वजह से कहाँ से आ रहा था, उसकी वजह से हॉगिंग हो रही थी, सैगिंग हो रही थी, तो टेंशन आ रहा था आउटसाइड फेस। लेकिन इस वॉल की वजह से जो इसमें बेंडिंग आ रही है, वो आ रही है कुछ इस तरीके से, जिस वजह से टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है आउटर फेस ऑफ द वॉल। तो नेट क्या होगा, ऑब्वियसली हमें माइनस करा, सो नेट बेंडिंग मोमेंट विल बी 8.4 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 5.4 किलो न्यूटन डैश मीटर। और ये जो 5.4 है, क्योंकि 8.4 किसकी तरफ टेंशन, कहाँ की तरफ टेंशन प्रोड्यूस कर रहा था, इनर साइड से, तो ये जो 5.4 है इसकी भी डायरेक्शन वही, मीन्स ये भी टेंशन प्रोड्यूस करेगा इनसाइड फेस ऑफ द वॉल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे
वन द केस 2 व्हेन द टैंक इज एम्प्टी। बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे कितना है, इस सॉइल प्रेशर की वजह से कितना आ रहा है 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर की टेंशन कहाँ से आ रहा है, इनसाइड फेस। वही चीज़ मैंने लिखा है, बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, और ये प्रोड्यूस कर रहा है टेंशन ऑन द इनर साइड। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सॉइल प्रेशर एंड ऑन द वर्टिकल वॉल, वो ये है। अब ये जो वर्टिकल वॉल बेंड हो रही थी, इसके बेंड होने की वजह से ये स्लैब भी बेंड हो गई कुछ इस तरीके से। ये कैरी ओवर मोमेंट्स है। ठीक है, ये 9.6 जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है सेंटर पे, उसकी वजह से जो टेंशन आ रहा है वो कहाँ की तरफ आ रहा है, आउटसाइड फेस। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सॉइल प्रेशर ऑन वर्टिकल वॉल इज इक्वल टू 9.6, और ये प्रोड्यूस कर रहा है टेंशन ऑन द आउटर साइड। ये कर रहा है इनर साइड, ये कर रहा है आउटर साइड। तो नेट बेंडिंग मोमेंट विल बी सिंपली सब्ट्रैक्शन 9.6 माइनस 6, दैट इज 3.6। बड़ा कौन सा है, ये वाला, मीन्स इट विल प्रोड्यूस टेंशन ऑन द आउटर साइड, सेम इस केस में। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है, ये तो समझ आ ही जाता है। अब हम बात करेंगे एंड्स पे। बेंडिंग मोमेंट एट द एंड सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे पहले किया था। इट इज़ 3 किलो न्यूटन डैश मीटर, और प्रोड्यूसिंग सैगिंग हो रही है, प्रोड्यूसिंग टेंशन ऑन द आउटर साइड। फिर से देख लो डायग्राम, ये मैं उल्टा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो एंड्स पे बेंडिंग कुछ इस तरीके से सैगिंग हो रही है, और इसकी बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है 3 किलो न्यूटन। टेंशन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, आउटसाइड फेस ऑफ द वॉल, वही लिखा है, आउटर साइड से टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो हमारा वर्टिकल वॉल है, ये वाली लाइन, इसका मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सॉइल प्रेशर ऑफ वर्टिकल वॉल, वो 9.6 है। ये देख लो, ये जो वर्टिकल वॉल है इसमें 9.6 का बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। ठीक है, और इस यही बेंडिंग मोमेंट एंड्स पे भी ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक, कैरी ओवर हो रहा है, और इस बेंडिंग मोमेंट की वजह से टेंशन कहाँ से आ रहा है, अब आउटसाइड फेस से। ठीक है, वही लिखा है 9.6 प्रोड्यूसिंग टेंशन ऑन द आउटर फेस। ये भी आउटर फेस, ये भी आउटर फेस, टोटल क्या हो जाएगा, नेट बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, इन दोनों का एडिशन 3 + 9.6, दैट इज 12.6 किलो न्यूटन डैश मीटर। और क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है टेंशन ऑन द आउटर फेस। ठीक है, अब जो अभी तक हमने किया है उसी को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। केस 1 व्हेन द टैंक इज फुल, जब टैंक फुल थी, बेंडिंग मोमेंट एट एंड्स कितना आ रहा है 5.4, बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन कितना आ रहा है 14.4, और ये दोनों बेंडिंग मोमेंट्स क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस इनर साइड से टेंशन प्रोड्यूस कर रहे थे। आप चेक भी कर सकते हो। सिमिलरली व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, बेंडिंग मोमेंट एट एंड्स कितना आ रहा है 12.6, बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन वो आ रहा था 3.6। ठीक है, और इन दोनों की वजह से जो टेंशन आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, आउटर साइड से। ठीक है, अब यहीं पे देख लो, हमें AST डिज़ाइन करना है। AST जब हम डिज़ाइन करेंगे इनर साइड के लिए, तब कौन सा बेंडिंग मोमेंट लेंगे 14.4। जब हमें AST डिज़ाइन करना है आउटर साइड के लिए, तब कौन सा बेंडिंग मोमेंट लेंगे 12.6। जब हमें डेप्थ निकालनी होगी स्लैब की, तब कौन सा बेंडिंग मोमेंट लेंगे, इन चारों में से मैक्सिमम कौन सा है 14.4, वही हमने आगे किया हुआ है। थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब, जो हमारी ये स्लैब है जो हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं, ये वाली स्लैब, इसकी थिकनेस हमें डिज़ाइन करनी है, ये D। ये किस पे डिज़ाइन होगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मीन्स इन चारों में से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है, वो 14.4 है, वही मैंने लिखा है यहाँ पे 14.4। डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर्मूला हमें पता है, Q का वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1.48, MU है 14.4 × 10⁻⁶, B का वैल्यू हम 1 लेंगे यूनिट विड्थ के लिए। तो डेप्थ रिक्वायर्ड इज 100 mm। ठीक है, हम प्रोवाइड करेंगे 150 mm, कोई दिक्कत। ठीक है, आप 100 mm भी रख सकते हो, बस सेफर साइड के लिए मैंने 150 mm यूज़ किया। इफेक्टिव कवर में 50 mm ले रहा हूँ, तो टोटल डेप्थ विल बी 200 mm। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो ओवरऑल डेप्थ है इसकी, ये 200 mm मैंने लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम करेंगे AST डिज़ाइन। नो स्टील फॉर द बेंडिंग मोमेंट ऑफ 14.4 kN प्रोड्यूसिंग टेंशन ऑन द इनर साइड। अब ये टेबल देख लो, अब हमें AST डिज़ाइन करना है इनर साइड के लिए और आउटर साइड के लिए। ठीक है, अगर आप जल्दी में हो, अगर टाइम कम है, तो हम क्या करेंगे काम,
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए AST निकालेंगे और दोनों साइड से देंगे। लेकिन उतनी भी जल्दी नहीं करनी है, हम AST निकालेंगे इनर साइड के लिए अलग, आउटर साइड के लिए अलग, जैसे करते आए हैं। ठीक है, इनर साइड के लिए हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज 14.4, वही चीज़ है स्टील फॉर द बेंडिंग मोमेंट ऑफ 14.4 प्रोड्यूसिंग टेंशन ऑन द इनर साइड ऑफ द स्लैब दैट इज इक्वल टू AST की फॉर्मूला ये है, वैल्यूज पुट करो, सिग्मा ST का वैल्यू इज़ 130, क्यों इनर साइड के लिए हम एज पर द कोडल प्रोविजन सिग्मा ST का वैल्यू आएगा 130, ठीक है, और HYSD बार्स यूज़ कर रहे हैं तो इसका वैल्यू इज़ 130, आंसर आ रहा है ये। फिर स्पेसिंग निकाल दो, इट विल बी 1000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ बार्स, यहाँ पे मैंने फाई का वैल्यू 12 mm लिया है तो स्पेसिंग आ रही है ये, सो प्रोवाइड दिस। इसी तरीके से स्टील फॉर द बेंडिंग मोमेंट ऑफ 12.6 क्यों, क्योंकि यही मैक्सिमम था, ये देखो ये 12.6, इन दोनों में से मैक्सिमम ये है और ये आउटर साइड से टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट AST हमें इस फॉर्मूला से आएगा, वैल्यूज़ पुट करो, क्योंकि अब आउटर साइड के लिए AST लेना है तो सिग्मा ST का वैल्यू आएगा 230 एज पर द कोडल प्रोविजंस। ठीक है, तो वैल्यू आ रहा है AST का ये, स्पेसिंग निकाल दो, यहाँ पे भी फाई का वैल्यू मैंने 12 mm लिया है। ठीक है, स्पेसिंग आ रही है 350 mm, सो प्रोवाइड दिस 350 mm सेंटर टू सेंटर। इन एडिशन टू इट हमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी देना होता है, तो हम यूज़ करेंगे 8 mm डाया बार्स एट 350 mm सेंटर टू सेंटर एज अ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ऑन बोथ फेसेस ऑफ द स्लैब। ठीक है, ये एक थंब रूल होता है। ठीक है, ये चीज़ जो है ये थंब रूल है, अदरवाइज आप 0.12% ले सकते हो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्लैब। फाइन, तो दिस इज़ ऑल वाटर टैंक का ये सारा है। अब लास्ट में मैं क्या करता हूँ, मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है, जिसमें सारी स्पेसिफिकेशंस होंगी कि कौन सा स्टील हमने कहाँ पे दिया है।